नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज बंगाल का चुनावी माहौल सबसे बड़ी खबर बन गया है। ममता बनर्जी की राजनीति पर पीएम मोदी ने कई वार किए। आप इसे बंगाल पॉलिटिक्स का डायरेक्ट एक्शन भी कह सकते हैं। मां माटी मानुष के जवाब में पीएम मोदी ने असल परिवर्तन का फॉर्मूला निकाला है। 30 दिन में तीसरी बार पीएम मोदी बंगाल में थे। उन्होंने मंच से शब्दों वाले हथौड़े चलाए और वंदे मातरम की बिजली जैसे उद्घोष के साथ अपनी बात खत्म की। अब हुगली में 24 फरवरी को इसी जगह पर ममता बनर्जी का रिएक्शन देखने को मिलेगा। मोदी की बंगाल डिक्शनरी भी आज चर्चा का विषय थी। उन्होंने सिंडिकेट राज, टोलाबाजों का राज, कट कल्चर और नहीं अन्याय और असल परिवर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो ममता बनर्जी को चुभे होंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई शब्द बंगाल की सत्ता का पासवर्ड जरूर बन जाएगा। इन शब्दों का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। आज एक सवाल यह भी है कि क्या कोरोना वायरस नेताओं को छोड़ देता है? जाहिर है, वायरस संक्रमण करते हुए कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज आपको बताएंगे कि 2 वीआईपी शादियों में लापरवाही के कितने वीआईपी केस मिले। चिंता की बात यह है कि कोरोना के लिए बेफिक्र हो चुके भारत में महामारी के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। डर है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत न आ जाए। जिन 5 राज्यों को अलर्ट किया गया है, क्या उनमें आपका राज्य है? इसके बारे में आपको बताएंगे। जो लोग मास्क नहीं लगाते और सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, उनके लिए जर्मनी से एक जरूरी वीडियो आया है। ये मास्क विरोधियों की क्लास लगाने वाला वीडियो है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को जब अचानक एहसास हुआ कि वो मास्क लगाना भूल गई हैं, तो उन्होंने किस तरह जिम्मेदारी का परिचय दिया, ये देखिएगा। और आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। मोटेरा का सरदार पटेल स्टेडियम तैयार हो गया है। 24 फरवरी को यहां पहला मैच खेला जाएगा। इसे स्टेडियम के बजाय महा स्टेडियम कहना बेहतर होगा। मैच से पहले आज तक आपको इस स्टेडियम के अंदर ले चलेगा। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की। अभी तक ममता बनर्जी बंगाल में अमित शाह से ही जूझ रही थी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। बंगाल में दीदी वर्सेस मोदी का माहौल बन गया है। आज प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को सीधा चैलेंज कर दिया। ममता बनर्जी बंगाल में परिवर्तन के नारे से लेफ्ट को हटाकर सत्ता में आई थी। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को हटाने के लिए आज बंगाल में असल परिवर्तन का नारा दिया। पीएम के पूरे भाषण के एक एक शब्द को हमने डिकोड किया है। हुगली की रैली में पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट के राज की बात की, टोलाबाजों की बात की, कट कल्चर की बात की और अब ये कहा कि जब तक ये सब है, बंगाल का विकास नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने बंगाल में मां माटी मानुष का नारा दिया था, लेकिन पीएम ने कहा कि मां माटी मानुष की बात करने वाले बंगाल के विकास के सामने दीवार बन गए। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचता। टीएमसी के नेताओं की शान शौकत बढ़ रही है, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। पीएम ने बंगाल की संस्कृति की बात की, बंगाल के गौरव की बात की। ये कहा कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय की राजनीति में दुर्गा पूजा करने से रोका जाता है। देशभक्ति के बजाय वोट बैंक की राजनीति हो रही है। विकास की जगह तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। यानी एक तरफ विकास रोकने वाले करप्शन का मुद्दा, दूसरी तरफ इतिहास संस्कृति का अपमान करने वाली तुष्टीकरण की राजनीति। तीसरी तरफ बंगाल की संस्कृति का गौरवगान और राष्ट्रवाद की बात, और चौथी तरफ बंगाल में अब और अन्याय न सहने की बात, असल परिवर्तन लाने का वादा। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के माहौल को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। पीएम के दौरे की टाइमिंग भी हिट है। कल ही कोयला तस्करी से अवैध कमाई के मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने नोटिस दिया था और आज प्रधानमंत्री ने बंगाल में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। मोदी जी स्वागतम। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। पीएम ने बंगाल की चुनावी नस पकड़ ली और उन मुद्दों पर दीदी की मुसीबतें बढ़ा दी जिन मुद्दों पर उनकी पार्टी और सरकार पहले से घिरी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का है।
सिंडिकेट राज, टोलाबाजी, कटमनी, कट कल्चर जैसे शब्द टीएमसी से चिपके हैं। इन सब का मतलब यह है कि बंगाल में संगठित तौर पर राजनीतिक उगाही होती है। इस सिंडिकेट को हिस्सा दिए बिना बंगाल में कोई काम नहीं होता, जमीन पर योजनाएं नहीं पहुंचती, बंगाल में निवेश नहीं होता। इससे बंगाल का विकास रुका है। पीएम ने इसी बात पर हमला किया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। आज ही हुगली में पीएम बंगाल के करप्शन की बात कर रहे थे और आज ही कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली से सीबीआई की पूछताछ हो रही थी। बंगाल में कोयला तस्करी से हजारों करोड़ की अवैध कमाई और इसमें कटमनी की जांच के मामले में कल ही अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली को पूछताछ का नोटिस मिला था। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला से सीबीआई मंगलवार को उनके घर पर पूछताछ करेगी। आज अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से सीबीआई ने 3 घंटे पूछताछ की है। 3 घंटे की पूछताछ हुई थी। अभी तक सामने ये नहीं आया है कि क्या रुजिरा नरूला और मेनका गंभीर विटनेसेस के तरीके से उनके साथ बात किए जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से, या फिर उनका नाम उभर के आया है ऑनगोइंग कोल स्कैम या फिर कोयला घोटाले में, जिसको सीबीआई बहुत दिनों से अपने अंडर इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा सियासी संकट है क्योंकि चुनाव सिर पर है और इसी बीच भतीजे अभिषेक बनर्जी के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। ये सब कुछ करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी के नैरेटिव को सूट करता है। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। पीएम ने ममता बनर्जी या उनके भतीजे का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से करप्शन के आरोपों से टीएमसी को घेरा, उसमें इसी मुद्दे पर ममता के खिलाफ बीजेपी का बनाया माहौल नए लेवल पर पहुंच गया। रुजिरा बनर्जी को जो नोटिस भेजा गया सीबीआई की तरफ से, उसको लेकर टीएमसी बहुत चिंतित है और स्वाभाविक ही है। और कई प्रकार कमेंट्स आ रहे, हम डरने वाले नहीं है और चूहा से कौन डरता है, गलत काम भी करेंगे और आंख भी दिखाएंगे, दोनों नहीं चल सकता है। आज सीबीआई क्यों नोटिस भेजा है, क्यों इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हुआ है, दाल में कुछ काला है, इसलिए इस प्रकार स्थिति बना है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। समाज भी जानना चाहता है कि सच क्या है। এইসব একদম বাজে কথা। কোনো মানুষের এখানে টাকা বিনিয়োগ করতে আসার কোনো অসুবিধা নেই এবং এটা নরেন্দ্র মোদী না জেনে ওকে পার্টির লোক লিখে দিয়েছে, উনি সেইটা বলেছেন। अभी तो पीएम ने बंगाल में 2 ही रैलियां की है। एक रैली हल्दिया में हुई, दूसरी रैली आज हुगली में हुई। आगे अभी और आग बाकी है, लेकिन हुगली में पीएम ने दीदी के खिलाफ एजेंडा सेट कर दिया, असली परिवर्तन का नारा दे दिया। हमरा আসল পরিবর্তন চাই। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। कोयला तस्करी के पूरे मामले को समझना जरूरी है। सीबीआई उस अवैध कमाई की जांच कर रही है जो बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल की कोयला खदानों से अवैध खनन और उसके बाद कोयले की तस्करी से हुई है। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल नवंबर में
एफआईआर दर्ज की थी और तब से छानबीन कर रही है। आसनसोल, दुर्गापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा जैसी जगहों पर कोयला खदानें हैं जहां से अवैध तरीके से कोयला निकाला गया और इन्हें ट्रकों से बाहर भेजा गया। अफसरों की मिलीभगत से हजारों करोड़ रुपए का कोयला अवैध तरीके से निकालकर बाहर बेचा गया। इसी में हजारों करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। सिंडिकेट को रिश्वत दी गई, ताकतवर लोगों तक पैसे पहुंचाए गए। इस पूरे खेल के राज कोयला माफिया अनूप माझी उर्फ लाला के पास हैं। ये फिलहाल फरार है। इसके अलावा दूसरा आरोपी टीएमसी का नेता विनय मिश्रा है, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी है। विनय मिश्रा भी फरार है। बीजेपी ये बड़े आरोप टीएमसी पर लगाती रही है कि मवेशी तस्करी और कोयला तस्करी से अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा टीएमसी के कई नेताओं के पास जाता रहा है। इसी में वो अभिषेक बनर्जी का भी नाम लेती है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी में दूसरे नंबर के नेता हैं। ममता बनर्जी उनकी बुआ है। 2011 में ममता बनर्जी अभिषेक को राजनीति में लाई और टीएमसी के यूथ विंग की जिम्मेदारी दी। 2014 में उन्होंने डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 2019 का चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन इस बीच कई बार अपनी पत्नी रुजिरा नरूला से जुड़े विवादों की वजह से वो फंसते रहे। कोयला तस्करी मामले में रुजिरा नरूला का नाम क्यों आया और क्यों सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है, रुजिरा नरूला की हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। रुजिरा नरूला बनर्जी पिछले 7-8 साल में बंगाल में यह नाम सबने सुना है, और सुनाई भी क्यों ना दे, क्योंकि मामूली नाम नहीं है। वो टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे ताकतवर नेता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। 2012 में रुजिरा नरूला की शादी अभिषेक बनर्जी से हुई थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। আমি তো বলেছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। যারা ইডি সিবিআই এর ভয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে আর আমাকেও চমকাচ্ছ ইডি সিবিআই দিয়ে যে বিজেপিতে যাবে, আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। लेकिन अब जब कोयला तस्करी मामले में उनका नाम आया है और सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली है, तो रुजिरा से जुड़े विवादों के पुराने पन्ने भी खुल रहे हैं। मार्च 2019 में रुजिरा पर आरोप लगे थे कि कोलकाता एयरपोर्ट पर उनके पास से 2 किलोग्राम गोल्ड मिला है। यह बताया गया था कि उनके पास से $10,000 और लाखों रुपए भी मिले। तब अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि ये बीजेपी के नेताओं ने फेक न्यूज फैलाई है। रुजिरा के पास 2 ग्राम भी सोना नहीं था, लेकिन कस्टम विभाग ने इस पर केस दर्ज किया। यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में गया, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां से रुजिरा को राहत मिली थी। लेकिन रुजिरा के साथ सिर्फ यही अकेला मामला नहीं है। एक विवाद उनकी नागरिकता को लेकर भी है, जिस पर उन्हें गृह मंत्रालय का कारण बताओ नोटिस भी मिल चुका है। 33 साल की रुजिरा नरूला के पास थाईलैंड की नागरिकता है। रुजिरा की पढ़ाई लिखाई थाईलैंड में ही हुई है, लेकिन उन पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड हासिल करने के लिए तथ्यों को छुपाने का आरोप लगा। बीजेपी रुजिरा नरूला की नागरिकता को लेकर भी अभिषेक बनर्जी पर हमले कर रही है और ये कह रही है कि रुजिरा की नागरिकता कहीं पर भारतीय और कहीं थाईलैंड की बताई गई। ट्वीट किया है, उसमें अभिषेक बनर्जी का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी जन्म लग्न से थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में उनकी मैडम ने जो कंपनियों में मालिक हैं, लिप्स एंड बाउंड, इस तरह के बहुत सारी कंपनियों में, वहाँ उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन है। मेरा प्रश्न यही है कि भाई अभिषेक बनर्जी सही बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी सही बोल रही है, और ये कैसे हो सकता है कि एक में उनके फादर इन लॉ का नाम दूसरा है, दूसरे में फादर इन लॉ का नाम दूसरा है। अब कोयला तस्करी केस में रुजिरा नरूला विवादों में घिरी है और सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है, तो इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि सीबीआई को इस मामले की जांच में कोयला तस्करी के किंग पिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। यह आरोप है कि अनूप लाला ने कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के 2 बैंक अकाउंट में की, जिनमें एक अकाउंट थाईलैंड में है, दूसरा अकाउंट लंदन में है। CBI and ED, they're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize
the TMC, which is them, you know. इन्हीं ट्रांजैक्शन को लेकर रुजिरा नरूला और उनकी बहन घिरी है और सीबीआई इसी पर उनसे पूछताछ के जरिए सब क्लियर करना चाहती है कि आखिर इस लेन देन का राज क्या है। आज तक ब्यूरो। पीएम अक्सर अपने भाषण का अंत वंदे मातरम से करते हैं, लेकिन आज हुगली में पीएम का अंदाज और जोश हाई पिच पर था। जिस मैदान से पीएम मोदी बोल रहे थे उसी पर 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी रैली है। पीएम मोदी ने जहां अपने भाषण का अंत किया, वहां से ममता बनर्जी क्या शुरुआत करेंगी और क्या जवाब देंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वंदे 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 वंदे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस सवाल का पर मंथन करेंगे कि क्या कोरोना वायरस नेताओं को या वीवीआईपीज को छोड़ देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वाली सोच का पूरा विश्लेषण इस ब्रेक के बाद। रहिए खबरदार। खबरदार के इस हिस्से में हम कोरोना की नई लहर, उसकी दहशत और जनता की बेफिक्री की बात करेंगे। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा है। अचानक संक्रमण की दर बढ़ गई है। आगे कुछ राज्यों में कहीं लॉकडाउन जैसी नौबत तो नहीं आएगी, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले एक वीडियो देखिए। जो लोग मास्क को अब जरूरी नहीं समझते, उन्हें यह वीडियो आईना दिखाएगा। जर्मनी में संसद सत्र को संबोधित करते हुए जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल उस समय घबरा गईं जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। वो लपककर पोडियम तक गईं, जहां भाषण के बाद वो अपना मास्क भूल आई थी। मास्क न लगाने को लेकर ऐसे अपराध बोध वही व्यक्ति महसूस करते हैं जो बीमारी के प्रति गंभीर है। एंजेला मार्केल की यह हड़बड़ाहट, ये चिंता, कोरोना संक्रमण से बचने की यह गंभीरता उन लोगों के लिए सबक है जो मास्क लगाना ही नहीं चाहते और फिलहाल ये समझने लगे हैं कि कोरोना चला गया। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड तेजी से कोरोना वैक्सीन भी बनाई, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हो रहा है। दुनिया कोरोना के नए स्ट्रेन से भी लड़ रही है और अब भी कोरोना से बचने का सबसे कारगर तरीका है मास्क पहनना और 2 गज की दूरी। ये बात एंजेला मार्केल समझती है। लेकिन भारत में बड़ी संख्या में लोग ये सोचने लगे हैं कि अब कोरोना से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई लोग जो सावधानी बरत रहे हैं वो भी अब बाहर जाते हैं और आसपास के लोगों को बेफिक्र देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अकेले ही सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, बाकी सब लापरवाह है। ये सच है कि भारत के लोगों में कोरोना को लेकर एक खास तरह की बेफिक्री आ चुकी है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध लेने से दिन में अंधेरा नहीं होता। बेफिक्र होने से कोरोना वायरस आपको छोड़ नहीं देगा। ये बात समझने की सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और मास्क नहीं पहनते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर लोगों ने बात नहीं सुनी तो कड़ा लॉकडाउन लगाना होगा। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी, गठबंधन के लोग और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सवाल उठेगा कि क्या कोरोना वायरस नेताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, दूर से ही प्रणाम करके लौट जाता है? क्या विज्ञान के सारे नियमों ने नेताओं के आगे घुटने टेक दिए हैं? नहीं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर इस बेफिक्री की वजह क्या है? वीआईपी नेताओं को हुआ क्या है? महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो रही है, लेकिन वीवीआईपी नेताओं के लिए सब जायज है। औषध तेव्हाही नव्हतं, औषध आजही नाहीये। एक दिलासादायक बातमी म्हणजे आपल्या हातामध्ये आता वॅक्सीन नाही म्हटलं तरी आलेलं आहे। कल मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना के खतरे समझा रहे थे और पुणे में बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। शादी समारोह में देवेंद्र फडणवीस बिना मास्क के दिखे। पार्टी में शरद पवार, संजय राउत, अरविंद सावंत जैसे बड़े चेहरे भी शामिल थे। नासिक में एक दूसरे शादी समारोह में भी सरकार के मंत्री छगन भुजबल पार्टी में थे। यहाँ भी शरद पवार उनके साथ थे। कल पार्टी थी और आज छगन भुजबल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यानी अब उद्धव सरकार के कुल 5 मंत्री राजेश टोपे, राजेंद्र शिगड़े, जयंत पाटिल, बच्चू काड़ू और छगन भुजबल कोरोना संक्रमित हैं। 20-25 अधिकारी सगळ्यांना विचारलं की वाढ कशामुळे वाढ होते आणि मी त्यांना सगळ्यांनी एक मुखाने सांगितलं की लग्न समारंभांमध्ये जी गर्दी होती आहे
एकेका वेळेला 1000, 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोक येत आहेत। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जिस दिन कोरोना के गाइडलाइंस जारी कर रहे थे, लोगों को मास्क पहनने की चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी ही दिन वीवीआईपी लोग, कुछ मंत्री, सत्ता में दखल रखने वाले बड़े लोग, पूर्व मुख्यमंत्री बिना मास्क शादी समारोह में दिखाई दिए। कोरोना के उछाल के बीच जब ऐसी लापरवाही करते राज्य के बड़े चेहरे ही कैमरे में रिकॉर्ड होंगे तो आम लोगों के क्या कहने, वो तो लापरवाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 1 साल हो गया बचाव के तरीके गिनाते गिनाते, लेकिन कोरोना को लेकर लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। शिरडी में भक्तों का मेला जुटा है, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। नागपुर के सीताबर्डी बाजार की तस्वीरें देखिए, इस रौनक में कोविड का खतरा और लोगों की लापरवाही मिली हुई है। लापरवाही का ये वीडियो बांद्रा के एक पब का है। यहाँ पार्टी धुआंधार जारी है, कोरोना का कोई खौफ नहीं है। मुंबई के चेंबूर इलाके में पिछले दिनों एक विवाह समारोह में 300 से 400 लोग नजर आए। बेफिक्री की ऐसी तस्वीरें कि आप दंग रह जाएंगे। लोगों में गजब का ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मानकर बैठे हैं कि कोरोना तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपने मास्क नहीं पहना, क्या क्या कहेंगे बताइए ना, कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? हम एक्चुअली बाहर आए इसलिए रह गया, इधर ही हमारा घर। ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार ने आदेश जारी किए कि मास्क पहनना चाहिए, तो फिर आप इतनी सीरियस क्यों नहीं हो? अरे सॉरी, तो मास्क पहनेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लोग अभी भी थोड़े केयरलेस है। यहाँ पे और भी कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? सर मास्क पहनना तो जरूरी है ही, लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते क्योंकि वो जल्दी में रहते। लापरवाही चरम पर है, सोच रहे हैं कि कोरोना इन्हें छू नहीं सकता, और ये सोच संक्रमण के आंकड़ों में साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार फिर से सख्त फैसले लेने पर मजबूर हुई है। कोरोना को लेकर नए आदेश लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत अमरावती और अतलपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल जिलों में 28 फरवरी तक आंशिक लॉकडाउन रहेगा, यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। इसके बाद सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। नासिक और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। नागपुर में 25 फरवरी से 7 मार्च तक स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। इंटरेक्शन बढ़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गया है, ऑफिस सभी खुले हैं, तो एक स्वाभाविक तरीके से थोड़ा स्पाइक होना ये मुमकिन था, लेकिन आगे जाते हुए यहीं हमें अड़े रहना और खुद का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम ये सारी चीज़ें जैसे मास्क है ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहिए। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे मुंबई पर सरकार की खास नजर है। बीएमसी और पुलिस दस्ते शहर में मास्क न पहनने वालों के चालान काट रहे हैं। जगह जगह बीएमसी के मार्शल तैनात किए गए हैं। जरूरत है तुरंत जाग जाने की, खतरे को पहचानने की और कोरोना से चल रही लड़ाई में थोड़ा जिम्मेदार बनने की। और जिम्मेदारी का भाव क्या होता है ये समझने के लिए एक बार फिर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का वीडियो देख लेना चाहिए। मास्क लगाना भूलने पर एंजेला मर्केल ने जो महसूस किया, जिम्मेदारी का वही भाव भारत के लोगों को महसूस करने की जरूरत है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। कोरोना के खतरे को कम करके आंकने में बड़ा जोखिम है। आपको खबर की पूरी पिक्चर बता देते हैं। हाल के दिनों में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। 15 हफ्ते में पहली बार कोरोना के मामलों में फिर उछाल देखा जा रहा है। 15 से 21 फरवरी के बीच देश में कोरोना के 1,990 नए मामले दर्ज किए गए, यानी पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 31% ज्यादा है। 21 फरवरी को 14,278 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो 29 जनवरी के 13,054 मामले के बाद अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
महाराष्ट्र में अचानक कोरोना केस में जबरदस्त उछाल आया है। हफ्ते दर हफ्ते 81% की वृद्धि देखी गई है। बीएमसी ने कहा है कि 8 फरवरी से कोरोना केस में अकेले मुंबई में ही 36% बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लगातार 3 दिन से महाराष्ट्र में हर रोज 6000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि दुनिया के कई प्रमुख देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है। इनमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कनाडा प्रमुख हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देशवासियों को कोरोना के नए स्ट्रेन से बचकर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और केरल में भी नए स्ट्रेन के मरीज सामने आए हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन के बाद भी इससे बचने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। हमने महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में कोरोना के मौजूदा खतरे और आगे के प्लान के बारे में बीएमसी कमिश्नर से भी बातचीत की। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर का कहना है कि मुंबई के लिए अगले 10 दिन क्रिटिकल होने वाले हैं। उनसे ही पूछना चाहते हैं, सर अगले 10 दिन क्रिटिकल होंगे, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज अभी मुंबई में जो केसेस आ रहे हैं, अभी 14 फरवरी को हमारे पास 530 केसेस थे। कल हमारे पास 940 केसेस आ गए थे। आज चाहे केसेस थोड़े कम हुए हैं, 750 केसेस आए हैं, परंतु हमें अगले 10 से 12 दिन देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है, कितने केसेस बढ़ते हैं। एक 10 से 12 दिन तक ये ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद हमें पूरा सही मालूम चल जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सर सेकंड वेव है जिसने मुंबई के दरवाजों पर नॉक कर दिया है, या फिर ये एक टेम्पररी फेज है जो बढ़ रहा है? अभी मैं इसको एक सर्ज बोलूंगा, स्पाइक बोलूंगा, परंतु इसका मैं उत्तर दे सकता हूं 10 से 12 दिन बाद। जब एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी तब मालूम चलेगा कि ये वेव है या टेम्पररी स्पाइक है। अब आपको दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ले चलते हैं जो अहमदाबाद के मोटेरा में बनकर तैयार हो गया है और 24 फरवरी को होने वाले अपने पहले मैच का इंतजार कर रहा है। ये स्टेडियम इतना विशाल है कि इसे महा स्टेडियम कहना ही ठीक होगा। ये बदलते भारत की बुलंद और बेमिसाल तस्वीर है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है। इसे स्टेडियम नहीं, महा स्टेडियम कहना ठीक होगा। अहमदाबाद के मोटेरा का सरदार पटेल स्टेडियम अपने पहले मैच का इंतजार कर रहा है। चौबीस फरवरी से यहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज होगा और सीरीज का चौथा टेस्ट भी मोटेरा में ही 3 मार्च से खेला जाएगा। तो देर मत कीजिए, कोविड नियमों के मुताबिक पहले मैच में करीब 55,000 लोग स्टेडियम में होंगे, यानी 1,10,000 की क्षमता वाले स्टेडियम की आधी क्षमता ही इस्तेमाल की जाएगी। विश्व का ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ 24 फरवरी को पहला भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होने जा रहा है और इसी टेस्ट मैच में डे एंड नाइट मैच होगा ये, और 24 फरवरी को इसकी शुरुआत भी होगी क्योंकि 6 साल बाद इस मैच को यहाँ पे खेला जाएगा। तो उसके लिए जो लोगों का एक्साइटमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। वही 24 फरवरी को प्रेसिडेंट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस ग्राउंड का इनॉग्रेट करेंगे। मोटेरा स्टेडियम की क्षमता, इसकी खासियत बेजोड़ है। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, बल्कि इसमें कई बातें बिल्कुल अलग हैं। स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच में एक भी पिलर की अड़चन नहीं है। दुनिया का पहला स्टेडियम है जहां 11 अलग अलग पिच तैयार की गई है। 5 पिच के निर्माण में लाल मिट्टी और 6 पिच में काली मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। मोटेरा में मेन ग्राउंड के अलावा 2 प्रैक्टिस ग्राउंड भी हैं। स्टेडियम में एक साथ 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम हैं। हर एक ड्रेसिंग रूम से जिम्नेजियम जुड़ा हुआ है। मोटेरा में अत्याधुनिक क्लब हाउस भी है। 76 वीवीआईपी कॉर्पोरेट बॉक्स तैयार किए गए हैं जहां वीवीआईपी बैठकर मैच का लुत्फ उठाएंगे। बारिश में भी मैच रद्द होने का खतरा नहीं है क्योंकि सॉइल ड्रेनेज सिस्टम के जरिए आधे घंटे में ही मैदान को फिर से तैयार किया जा सकता है।
विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के इस वक्त ग्राउंड पर हम हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो पिच बनाई गई है। ये पिच करीब 11 अलग अलग पिच बनाई गई है, जिसमें रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के जरिए 11 पिच को तैयार किया गया है। मोटेरा स्टेडियम में डे नाइट मैच खेला जा सकता है। स्टेडियम में एलईडी लाइट्स का उपयोग किया गया है। खास तरह की रोशनी के बीच गेंद और बल्ले का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी किसी तोहफे से कम नहीं होगा। इसके साथ ही स्टेडियम में इंडोर प्रैक्टिस पिच भी बेहद खास है। तो हो जाइए तैयार दुनिया के सबसे बड़े और शानदार स्टेडियम में क्रिकेट और रोमांच का मजा लेने के लिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, आज तक। हालांकि इस स्टेडियम में आपको ध्यान होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए थे और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने यहां से अपने इलेक्टोरेट को संबोधित किया था पिछले साल, तब इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया गया था। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।